Hello everyone, welcome to Amraj classes. Today we are going to solve HTET PGT Sociology 2024 PYQs और ये आज आपका लास्ट सेशन है HTET PGT का जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले आपने 5 पेपर सॉल्व कर लिया है और इसका कंपाइलेशन सेशन आपको दे दिया जाएगा संडे को। आप वहां से एक ही वीडियो में पूरा रिवाइज कर सकते हैं अपना। और वीडियो पर इतनी एंगेजमेंट रहती नहीं है, तो इससे पहले सोचा गया था कि आपको एमपीपीएससी सोशियोलॉजी के भी सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिया जाए, बट जब आप देखते नहीं तो मेरा बनाना भी उतना वर्थ इट नहीं है क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड आवर टुडेस सेशन। First question is, out of the following, which base has not found place when Kathleen Goff classifies peasant revolts in India? कैथलीन गॉफ द्वारा भारत में हुए किसान विद्रोह के वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त आधारों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है गोल्स उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन आइडियोलॉजी विचारधारा, थर्ड ऑप्शन ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक लीडरशिप परंपरागत चमत्कारिक नेतृत्व, फोर्थ ऑप्शन है मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन की पद्धतियां। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कैथलीन गॉफ द्वारा भारत में किसान विद्रोह के वर्गीकरण के लिए कौन से आधार का प्रयोग नहीं किया गया? तो गोल्स का प्रयोग उद्देश्य का किया गया, विचारधारा आइडियोलॉजी का किया गया, बट परंपरागत चमत्कारिक नेतृत्व का नहीं किया गया, ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक लीडरशिप का, और मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन की पद्धतियों का भी किया गया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैथलीन गॉफ द्वारा भारत में हुए किसान विद्रोह के वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त आधारों में से परंपरागत चमत्कारिक नेतृत्व का प्रयोग नहीं किया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, ट्रेडिशनल कैरिस्मेटिक लीडरशिप। Next question is, out of the following, which two criteria have been talked about by Max Weber, by which judgment of our understanding appears as adequate? निम्नलिखित में से किन दो पक्षों की चर्चा मैक्स वेबर के द्वारा की गई है जिनके माध्यम से हमारी समझ से संबद्ध निर्णय पर्याप्तता के रूप में प्रस्तुत होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ कॉज एंड एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग, कारण के स्तर पर पर्याप्तता एवं अर्थ के स्तर पर पर्याप्तता। सेकेंड ऑप्शन है एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ इंटर सब्जेक्टिविटी, वस्तु परकता के स्तर पर पर्याप्तता एवं अंतः वैश्विकता के स्तर पर पर्याप्तता। और थर्ड ऑप्शन है एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ रैशनलाइजेशन एंड एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग, तार्किकीकरण के स्तर पर पर्याप्तता एवं अर्थ के स्तर पर पर्याप्तता। और फोर्थ ऑप्शन है एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑन द लेवल ऑफ कल्चरल गोल्स, सांस्कृतिक प्रतिमानों के स्तर पर पर्याप्तता एवं सांस्कृतिक लक्ष्यों के स्तर पर पर्याप्तता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा दो पक्ष है, दो क्राइटेरिया है जिसकी चर्चा मैक्स वेबर के द्वारा किया गया है जिनके माध्यम से हमारी समझ से संबद्ध निर्णय पर्याप्तता के रूप में प्रस्तुत होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा दो रूप इन्होंने प्रस्तुत किया है? कारण के स्तर पर पर्याप्तता एवं अर्थ के स्तर पर पर्याप्तता, एडुकेसी ऑन द लेवल ऑफ कॉज एंड एडुकेसी ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, एडुकेसी ऑन द लेवल ऑफ कॉज एंड एडुकेसी ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, जैसे फर्स्ट में आपको दे दिया जाए एडुकेसी ऑन द लेवल ऑफ कॉज और दूसरे ऑप्शन में दे दिया जाए एडुकेसी ऑन द लेवल ऑफ मीनिंग, और थर्ड में आपको दे दिया जाए 1 and 2 एंड फोर्थ में दे दिया जाए नन ऑफ दी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस तरह भी आपको ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेरिक शायर प्रेजेंट डे कैपिटलिज्म इज प्रेडिक्टेड ऑन 6 कंडीशंस, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंडीशन इज इनकरेक्ट? तो डेरिक शायर के अनुसार वर्तमान दिनों का पूंजीवाद 6 स्थितियों पर निर्धारित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गलत है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति पर आधारित श्रम का विभाजन। सेकेंड ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ द मार्केट, बाजार की स्वतंत्रता। और थर्ड ऑप्शन है डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स ऑन इकोनॉमिक लाइफ, पारंपरिक संस्कृतियों का आर्थिक जीवन पर प्रभुत्व। और फोर्थ ऑप्शन है रैशनल टेक्नोलॉजी, तार्किक प्रौद्योगिकी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो डेरिक शायर के अकॉर्डिंग वर्तमान दिनों का पूंजीवाद 6 स्थितियों पर निर्धारित है। इनमें से कौन सी स्थिति आपका गलत है? तो डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स ऑन इकोनॉमिक लाइफ, पारंपरिक संस्कृतियों का आर्थिक जीवन पर प्रभुत्व आपका गलत है। जबकि आपका सही निजी संपत्तियों पर आधारित श्रम का विभाजन भी है, बाजार की स्वतंत्रता भी है और रैशनल टेक्नोलॉजी भी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, डोमिनेंस ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर्स ऑन इकोनॉमिक लाइफ। Next question is the kind of society in which exchange is dominated by markets to the increasing exclusion of other forms, reciprocity and redistribution is known as। समाज का वह प्रकार जिसमें बाजार विनिमय पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं तथा अन्य स्वरूप पारस्परिकता एवं पुनर्वितरण का बहिष्करण बढ़ता जाता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर सोसाइटी, उपभोक्ता समाज। सेकंड ऑप्शन है लेट कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उत्तर पूंजीवादी समाज। और थर्ड ऑप्शन है सर्विस सोसाइटी, सेवा समाज। फोर्थ ऑप्शन है मार्केट सोसाइटी, बाजार समाज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज का वह प्रकार जिसमें बाजार विनिमय पर प्रभुत्व स्थापित करते हैं और अन्य स्वरूप पारस्परिकता एवं पुनर्वितरण का बहिष्करण बढ़ता जाता है, मार्केट बाजार कहलाता है, मार्केट सोसाइटी कहलाता है, बाजार समाज कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, मार्केट सोसाइटी, बाजार समाज। Next question is according to A.R. Desai, the fifth phase of development of Indian nationalism belongs to the duration of based on social background of Indian nationalism। तो आपको बताना है कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के आधार पर A.R. देसाई के अकॉर्डिंग भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का 5वां चरण निम्नलिखित अवधि से जुड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ईयर 1885 से 1905 तक। सेकंड ऑप्शन है आपका ईयर 1934 से 1939 तक। और थर्ड ऑप्शन है ईयर 1940 से 1943 तक। और फोर्थ ऑप्शन है ईयर 1905 से 1918 तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बुक के अकॉर्डिंग इसके आधार पर आपका कौन सा टाइम पीरियड आ जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, ईयर 1934 से 1939। तो A.R. देसाई के अकॉर्डिंग भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का 5वां चरण वर्ष 1934 से लेकर 1939 तक का रहा है और ये इन्होंने अपने कौन से बुक में बताया? सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कल्चर, स्पेस एंड द नेशन स्टेट। इनमें से कौन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने आपका कल्चर, स्पेस एंड द नेशन स्टेट बुक लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है टी.के. हुमैन, सेकंड ऑप्शन है दीपांकर गुप्ता, थर्ड ऑप्शन है अर्जुन अप्पादुरई और फोर्थ ऑप्शन है होमी भाभा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्चर, स्पेस एंड द नेशन स्टेट ये बुक लिखा गया है दीपांकर गुप्ता के द्वारा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दीपांकर गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्रिक बेक वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क सोसाइटी। आपको बताया गया कि जो रिस्क सोसाइटी है इसका टर्म कॉइन अल्रिक बेक के द्वारा किया गया है और इस नाम से अल्रिक बेक ने अपना बुक भी लिखा है। चलिए देखिए क्वेश्चन, अल्रिक बेक while discussing the concept of risk society makes a difference between two important nations out of the following which difference is correct। तो जोखिम समाज जो रिस्क सोसाइटी है इसकी अवधारणा का विवेचन करते हुए अल्रिक बेक ने दो महत्वपूर्ण प्रत्ययों के मध्य अंतर प्रस्तुत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, सही पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है ऐसे पूछा गया है क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस आपका पीजीटी में एचटेट के देखने को मिल रहा है वहां पर नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है क्योंकि अगर आप एक टाइप से क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं तो आपका माइंड वैसे ही देखने और सोचने लगता है, इसलिए आपको सही से क्वेश्चन पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल रिस्क एंड मैन्युफैक्चर्ड हैजर्ड्स, प्राकृतिक जोखिम एवं निर्मित खतरे। सेकेंड ऑप्शन है मैन्युफैक्चर्ड रिस्क एंड नेचुरल हैजर्ड्स, निर्मित जोखिम एवं प्राकृतिक खतरे। और थर्ड ऑप्शन प्रोडक्टिव रिस्क एंड स्पेशल हैजर्ड्स, उत्पादित जोखिम एवं स्थानिक खतरे। और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्पेशल रिस्क एंड प्रोडक्टिव हैजर्ड्स, स्थानिक जोखिम एवं उत्पादित खतरे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो
रिस्क सोसाइटी की अवधारणा का विवेचन करते हुए आपका अल्रिक बेक ने दो महत्वपूर्ण प्रत्ययों के मध्य अंतर प्रस्तुत किया है। वह अंतर कौन सा आपका सही है? मैन्युफैक्चर्ड रिस्क एंड नेचुरल हैजर्ड्स का। और ये आपको प्रीवियस सेशन में जब पीवाईक्यू सॉल्व करवाया गया था तब बताया भी गया था। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, मैन्युफैक्चर्ड रिस्क एंड नेचुरल हैजर्ड्स, निर्मित जोखिम एवं प्राकृतिक खतरे। तो आपने 6 पेपर सॉल्व किया, मीन्स 5 पेपर सॉल्व कर चुके हैं और छठा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो अल्रिक बेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर बार बना, तो आप अल्रिक बेक को अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंसस ईयर ऑफ 1961 एंड 2011 आइडेंटिफाई द अर्बन पॉपुलेशन मिलियन करेक्टली। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख। मीन्स आपको बताया जा रहा है कि 1 मिलियन में 1 मिलियन का मतलब क्या है? 10 लाख होता है। तो जनगणना वर्ष 1961 एवं 2011 जो नीचे दिए हुए हैं में नगरीय जनसंख्या के सही आंकड़े मिलियन में रेखांकित करें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 78.94 मिलियन 1961 में एंड 377.1 मिलियन 2011 में। और सेकंड ऑप्शन है 109.11 मिलियन 1961 में एंड 391.3 मिलियन 2011 में। और थर्ड ऑप्शन है आपका 84.91 मिलियन 1961 में एंड 386.7 मिलियन 2011 में। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 105.39 मिलियन 1961 में एंड 394.7 मिलियन 2011 में। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो आपका सेंसस है 1961 एंड 2011 और यहाँ पर आपका दिया गया कि नगरीय जनसंख्या के सही आंकड़े मिलियन में रेखांकित करें। आपको बताना है कि जो नगरीय जनसंख्या है मिलियन में कौन सा करेक्ट है। आपका 1961 का पूछा गया और 2011 का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1961 में आपका जो नगरीय जनसंख्या है 78.94 मिलियन थी और वही 2011 की बात करें तो 377.1 मिलियन थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है 78.94 मिलियन 1961 में एंड 377.1 मिलियन 2011 में। Next question is, according to G.S. Ghurye, there are 6 main physical types among the Hindu population of India. Out of the following, which physical type is not associated in Ghurye's opinion? जीएस घुरिये के अनुसार भारत की हिंदू जनसंख्या में 6 मुख्य भौतिक शारीरिक प्रकार विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक शारीरिक प्रकार घुरिये के मत से संबद्ध नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन द इंडो आर्यन, सेकेंड ऑप्शन द प्री द्रविड़, थर्ड ऑप्शन द मुंडा और फोर्थ ऑप्शन द कॉकेस्ट्रॉइड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सबको पता होगा कि जो रीजले हैं इन्होंने 7 प्रकार के प्रजातीय तत्वों का जिक्र किया, जैसे आपके तुर्की इरानियन हो गए, इंडो आर्यन हो गए, सीथो द्रविडियन हो गए, आर्यो द्रविडियन हो गए, मंगोलो द्रविडियन हो गए, मंगोलॉयड हो गए और द्रविडियन का उल्लेख करके उन्होंने बताया है। तो प्रोफेसर घुरिये ने रीजले के जिस रूप में इन प्रजातियों का उल्लेख किया उसका आलोचना किया है और घुरिये ने भारत की हिंदू जनसंख्या में 6 मुख्य प्रजातीय तत्वों का उल्लेख किया। पहला हो जाता है इंडो आर्यन। तो इंडो आर्यन इस प्रजाति से जो संबंधित लोग हैं वे आपके पंजाब, राजपूताना और संयुक्त प्रांत के भागों तक फैले हुए हैं। दूसरा हो जाता है उनका प्री द्रविडियन और इस प्रजाति के जो तत्व हैं संयुक्त प्रांत की निम्नतर जातियों बिहार के जनसंख्या में पाए जाते हैं। और उनका थर्ड हो जाता है द्रविडियन। थर्ड क्या हो जाएगा? द्रविडियन। जो द्रविडियन है ये प्रजाति तत्व तो दक्षिण के तमिल और मलयाली भाषा भाषी जिलों तक फैले हुए हैं। और फोर्थ हो जाएगा मंगोलॉयड। मंगोलॉयड, तो मंगोलॉयड कौन? ये प्रजातीय तत्व जो मंगोलॉयड है हिमालय, नेपाल और असम तक फैले हुए हैं। और आपका फिफ्थ हो जाएगा वेस्टर्न। फिफ्थ हो जाएगा वेस्टर्न। और जो वेस्टर्न है पश्चिमी प्रतिरूप पश्चिमी सीमा से मालाबार के उत्तर, मैसूर, तेलुगु प्रदेश और समूचे महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। वहीं लास्ट में आपका छठा क्या आ जाएगा? मुंडा। तो मुंडा जो है इस प्रकार की जो प्रजाति है ये छोटा नागपुर के चारों ओर केंद्रित है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
4 द कॉकेशॉइड। तो ये 6 आप याद रख सकते हैं। पहला इंडो आर्यन, दूसरा प्री द्रविडियन, थर्ड द्रविडियन और फोर्थ मंगोलॉयड, फिफ्थ वेस्टर्न मींस पश्चिमी हो गए और आपके छठे क्या हो गया, मुंडा। Next question is, out of the following agencies which has conceptualized sustainable development as that development that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs? निम्नलिखित में से किस अभिकरण ने सतत विकास की अवधारणा को एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की दक्षता से समझौता किए बिना पूरा करता है के रूप में प्रस्तुत किया है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्रंटलैंड कमीशन, सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च काउंसिल, थर्ड ऑप्शन है सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल जस्टिस, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रंटलैंड आयोग ने सतत विकास की अवधारणा को एक ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की दक्षता से समझौता किया बिना पूरा करता है के रूप में प्रस्तुत किया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, ब्रंटलैंड कमीशन। और ब्रंटलैंड कमीशन कब स्टैब्लिश किया गया था? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोशल रिसर्च कंस्ट्रक्टेड बाय पीबी यंग? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पीबी यंग के द्वारा रचित सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? और पीबी यंग के प्रीवियस सेशन में जब हम अपना सॉल्व कर रहे थे पीवाईक्यूज, वहां पर आपको पीवी यंग के बुक का नाम बताया गया था, याद हो? कमेंट सेक्शन में बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन के अन्वेषण, विश्लेषण एवं अवधारणात्मक हेतु व्यवस्थित पद्धति। सेकेंड ऑप्शन है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अर्लियर पोस्टुलेट्स, पूर्व के पोस्टुलेट्स स्वयं सिद्ध प्रमाणों को कहा जाता है आपका पोस्टुलेट का आलोचनात्मक परीक्षण। और थर्ड ऑप्शन है रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, परंपरागत ज्ञान एवं बोध की अस्वीकृति। फोर्थ ऑप्शन है एफर्ट्स फॉर एक्सटेंडिंग नॉलेज, ज्ञान के विस्तार के प्रयास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीवी यंग के द्वारा रचित सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा का कौन सा हिस्सा नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो सिस्टमैटिक मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरिंग, एनालाइजिंग एंड कॉन्सेप्चुअलाइजिंग सोशल लाइफ तो है ही, और क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अर्लियर पोस्टुलेट्स जो पूर्व के स्वयं सिद्ध प्रमाणों का आलोचनात्मक परीक्षण ये भी है, और रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है, और एफर्ट्स फॉर एक्सटेंडिंग नॉलेज, ज्ञान के विस्तार के प्रयास भी आपका इसकी परिभाषा का हिस्सा है। किसकी परिभाषा का? सामाजिक अनुसंधान की। और किसके अकॉर्डिंग ये बात हो रहा है? पीवी यंग के। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, रिजेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, परंपरागत ज्ञान एवं बोध की अस्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द वास्तुशास्त्र अकॉर्डिंग टू MSA Rao, a differentiation is found between kinds of towns on the basis of function. Out of the following, which type and associated function associated with town is incorrect? तो वास्तुशास्त्र में MSA राव के अनुसार प्रकारों के आधार पर नगरों के प्रकारों के मध्य विभेद बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एवं संबद्ध प्रकार जो नगर से जुड़ा है गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है A nagar, an ordinary fortified town where inland trade was important activity. एक नगर, एक साधारण मजबूत नगर जहां देशीय व्यापार मुख्य गतिविधि थी। सेकेंड ऑप्शन है अ पट्टना, अ टाउन with large commercial port situated on bank of a river or sea. एक पट्टना एक बड़े व्यावसायिक बंदरगाह के साथ का शहर जो नदी या समुद्र के किनारे स्थित था। और आपका थर्ड है अ द्रोणमुख, अ टाउन ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, एक द्रोणमुख एक धार्मिक महत्व का नगर। और फोर्थ है आपका अ खेता, अ स्मॉल वॉल्ड टाउन हैविंग फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, एक खेता एक
चार दीवारी नगर जहां संचार सुविधाएं उपलब्ध थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको टर्मिनोलॉजी दिया गया है, एमएसए राव के अकॉर्डिंग ही बात किया जा रहा है। आ नगर, आ पट्टना और अद्रोन्मुख, आ खेता किससे रिलेटेड है और जिससे नहीं है वही आपको बताना है, मीन्स आपको इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है आपको कौन सा टाउन आपका इनकरेक्ट है, यही पूछा गया है। तो आ नगर मीन्स क्या है? एक नगर मीन्स होता है एक साधारण फोर्टिफाइड नगर जहां इनलैंड व्यापार मुख्य गतिविधि थी। तो हमारा आ नगर क्या है? सही है। दूसरा क्या हो गया? पटना क्या होता है? पटना क्या है? एक बड़े व्यावसायिक बंदरगाह के साथ का शहर जो नदी या समुद्र के किनारे स्थित है, ये आपका पटना है। और अद्रोन्मुख, अ टाउन ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो एक द्रोणमुख एक धार्मिक महत्व का नगर नहीं है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। तो जो द्रोणमुख है ये एसोसिएटेड नहीं है आपका टाउन ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस से। बट जो एक खेता है, एक खेता मीन्स क्या हो गया? एक छोटा चार दीवारी नगर जहां संचार सुविधाएं उपलब्ध थी, ये भी आपका करेक्ट है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपको मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, जैसे आ नगर, आ पटना, आ द्रोणमुख और आ खेता। और दूसरे साइड इससे एसोसिएटेड चीजें लिख दिया जाएगा कि कौन किससे एसोसिएटेड है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। Next question is, out of the following which major conceptual paradigm for discussing patterns of cultural change within globalization and culture in India related various studies is incorrect? वैश्वीकरण एवं संस्कृति संबंधी विभिन्न भारतीय अध्ययनों में सांस्कृतिक परिवर्तन के पैटर्न्स की विवेचना में प्रयुक्त मुख्य औधरात्मक पैराडाइम में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है होमोजेनाइजेशन, समरूपीयकरण। सेकंड ऑप्शन है हेट्रोजेनाइजेशन, हाइब्रिडिटी, विषम रूपीयकरण एवं हाइब्रिडिटी। और थर्ड ऑप्शन है आपका इंडिजिनाइजेशन एंड ग्लोकलाइजेशन, देशजकरण एवं वैश्विक स्थानीयकरण। और फोर्थ ऑप्शन है आपका मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फॉर रिजेक्टिंग इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद को अस्वीकृत करने हेतु मार्क्सीय विचारधारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वैश्वीकरण एवं संस्कृति संबंधी विभिन्न भारतीय अध्ययनों में सांस्कृतिक परिवर्तन के पैटर्न्स की विवेचना में कौन सा यहाँ पर पैराडाइम का प्रयोग नहीं किया गया है? तो होमोजेनाइजेशन, समरूपीयकरण का किया गया है, हेट्रोजेनाइजेशन, हाइब्रिडिटी का भी किया गया है और इंडिजिनाइजेशन, ग्लोकलाइजेशन का भी किया गया है। बट आपका मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी फॉर रिजेक्टिंग इंपीरियलिज्म का नहीं किया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, साम्राज्यवाद को अस्वीकृत करने हेतु मार्क्सीय विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू योगेंद्र सिंह the dynamics of culture manifest itself at three levels where different principles are involved. Out of the following which principles is incorrect? योगेंद्र सिंह के अनुसार संस्कृति की गत्यात्मकता स्वयं में तीन स्तरों पर अभिव्यक्त होती है जहां विभिन्न सिद्धांत जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ माइथोलॉजी, माइथोलॉजी जो आपका पौराणिक गाथा शास्त्र है इसका सिद्धांत। और सेकंड ऑप्शन है हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ हिस्टीरियोग्राफी, इतिहास एवं इतिहास लेख का सिद्धांत। और थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ अनकंडीशनल बिलीफ्स, बिना शर्त विश्वासों का सिद्धांत। और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ रीजन और लॉजिक, तर्क अथवा लॉजिक का सिद्धांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो योगेंद्र सिंह के अकॉर्डिंग संस्कृति की गत्यात्मकता स्वयं में तीन स्तरों पर अभिव्यक्त होती है जहां विभिन्न सिद्धांत जुड़े हुए हैं। और वे तीन सिद्धांत आपके कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ माइथोलॉजी है, हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल ऑफ हिस्टीरियोग्राफी है, प्रिंसिपल ऑफ अनकंडीशनल बिलीव नहीं है, और रीजन प्रिंसिपल ऑफ रीजन और लॉजिक है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ अनकंडीशनल बिलीफ, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? गलत पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमेम्बर्ड विलेज, रिमेम्बर्ड विलेज कब पब्लिश हुआ था आप बताइए कमेंट सेक्शन में। इन द रिमेम्बर्ड विलेज एम एन श्रीनिवास पॉइंट्स आउट अ वर्ड यूज्ड इन रामपुरा फॉर एक्सचेंज ऑफ लेबर। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वर्ड इज करेक्ट फॉर इट? द रिमेम्बर्ड विलेज में एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव में श्रम के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस हेतु सही है? सही पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन है जिता, सेकंड ऑप्शन है तीरा,
और थर्ड ऑप्शन है मुई और फोर्थ ऑप्शन है आपका वामेशा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द रिमेम्बर्ड विलेज में एम एन श्रीनिवास ने रामपुरा गांव में श्रम के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का उल्लेख किया, मुई का उल्लेख किया है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड मुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लासेस स्टेटस ग्रुप्स आर। मैक्स वेबर के मतानुसार वर्ग के विपरीत परिस्थिति समूह हैं। फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मली कम्युनिटीज सामान्यतः समुदाय, सेकंड ऑप्शन नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस सामान्यतः संस्थाएं और थर्ड ऑप्शन नॉर्मली सोशल सिस्टम सामान्यतः सामाजिक व्यवस्थाएं और फोर्थ ऑप्शन नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस सामान्यतः संगठन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग वर्ग के विपरीत परिस्थिति सामान्यतः समुदाय समूह है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट नॉर्मली कम्युनिटीज सामान्यतः समुदाय। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर इन कॉन्ट्रास्ट टू क्लासेस स्टेटस ग्रुप्स आर नॉर्मली communities. Next question is out of the following who is the author of हॉट फ्लैट एंड क्राउडेड। निम्नलिखित में से कौन हॉट फ्लैट एंड क्राउडेड पुस्तक के लेखक है? फर्स्ट ऑप्शन है विक्रम सोनी, सेकंड ऑप्शन जोसेफ स्टिग्लिट्स और थर्ड ऑप्शन है थॉमस एल फ्राइडमैन और फोर्थ ऑप्शन है हंटर लोबिन्स। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पूछा गया आपसे हॉट फ्लैट एंड क्राउडेड, इसके लेखक का नाम पूछा गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड थॉमस एल फ्राइडमैन। थॉमस एल फ्राइडमैन ने हॉट फ्लैट एंड क्राउडेड पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द कार्डिनल फैक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से पूंजीवादी उत्पादन का कौन सा केंद्रीय तथ्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यू हैंड, कुछ हाथों में उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण। सेकेंड ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर इटसेल्फ इनटू सोशल लेबर, श्रम के संगठन का स्वयं में सामाजिक श्रम होना। थर्ड ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, विश्व बाजार का निर्माण। फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ क्लास सेंट्रिक लोकल प्रोडक्शन, वर्ग केंद्रित स्थानीय उत्पादन का विकास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग इनमें से जो आपका पूंजीवादी उत्पादन का जो सिद्धांत दिया गया कौन सा कार्डिनल नहीं है? आपका यही पूछा गया आपका। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन फ्यू हैंड्स, कुछ हाथों में उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर इटसेल्फ इनटू सोशल लेबर, श्रम के संगठन का स्वयं में सामाजिक श्रम होना ये भी है। और क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, विश्व बाजार का निर्माण करना ये भी है। बट डेवलपमेंट ऑफ क्लास सेंट्रिक लोकल प्रोडक्शन, वर्ग केंद्रित स्थानीय उत्पादन का विकास करना, ये आपका केंद्रीय तथ्य नहीं है कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग पूंजीवादी उत्पादन का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर डेवलपमेंट ऑफ क्लास सेंट्रिक लोकल प्रोडक्शन, वर्ग केंद्रित स्थानीय उत्पादन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हु हैज सेड sociology is still in the stage of system building and philosophical synthesis. Instead of attempting to cast light upon a limited portion of the social field, it prefers brilliant generalities. निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह किसका वक्तव्य है? समाजशास्त्र अभी भी व्यवस्था निर्माण एवं दार्शनिक समन्वय के चरण में है। सामाजिक क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से पर रोशनी डालने के प्रयास के बजाय यह मेधा युक्त सामान्यताओं को वरीयता देती है। फर्स्ट ऑप्शन है मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, फोर्थ ऑप्शन है ऑगस्ट काम्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन से समाजशास्त्री हैं आपका जिनका ये स्टेटमेंट है कि समाजशास्त्र अभी भी व्यवस्था निर्माण एवं दार्शनिक समन्वय के चरण में है, सामाजिक क्षेत्र के एक छोटे से हिस्से पर रोशनी डालने के प्रयास के बजाय यह मेधा युक्त सामान्यताओं को वरीयता देती है? इमाइल डर्कहाइम का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ complex nature as historical process has been discussed by T.K. Omen as an amalgam of four basic dimensions. Out of the following, which dimensions is not part of Omen's ideas?
तो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में जटिल प्रकृति के भारतीय समाज के विकास का विवेचन टीके ओमेन के 4 आधारभूतीय पक्षों के मिश्रण के अंतर्गत किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष ओमेन के विचारों का भाग नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण। सेकंड ऑप्शन है कल्चरल हेट्रोजेनिटी, सांस्कृतिक विषमरूपता। थर्ड ऑप्शन है रिलीजियस प्लुरैलिटी, धार्मिक बहुल्यता। और फोर्थ ऑप्शन मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया के रूप में जटिल प्रकृति के भारतीय समाज के विकास का विवेचन टीके उमेन ने 4 आधारभूतीय पक्षों के मिश्रण के अंतर्गत किया है। ये भी पूछा जा सकता है कितने के अंतर्गत किया गया, आपको ध्यान में रखना 4 के अंतर्गत किया गया है। और पूछा गया कि इन जो पक्ष आपके बताए गए ओमेन के द्वारा इनके विचारों का कौन सा भाग नहीं है? तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, कल्चरल हेट्रोजेनिटी भी है और रिलीजियस प्लुरैलिटी भी है, धार्मिक बहुल्यता भी है। क्या नहीं है? मॉडर्नाइजेशन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ इंडिया गिवन इन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2024 रिपोर्ट इज करेक्ट? तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत की स्थिति के बारे में दिए गए मत में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर आपसे सही पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन 2014 to 16 and 2021 to 23 the number facing moderate to severe food insecurity went up from 368 million to 589 million। तो सन 2014 से 2016 एवं 2021 से 2023 के मध्य माध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 368 मिलियन से बढ़कर 589 मिलियन हो गई। सेकेंड ऑप्शन है आपका बिटवीन 2014 to 16 and 2021 to 23 the number facing moderate to severe food insecurity went down from 589 million to 368 million। सन 2014 से 2016 एवं 2021 से 2023 के मध्य से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 589 मिलियन से कम होकर 368 मिलियन रह गई। थर्ड ऑप्शन है बिटवीन 2014 to 16 and 2021 to 23 the number facing moderate to severe food insecurity went up from 368 million to 489 मिलियन। सन 2014 से 2016 एवं 2021 से 23 के मध्य माध्यम मीन्स जो आपका मॉडरेट है इससे गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 368 मिलियन से बढ़कर 489 मिलियन हो गई। और आपका लास्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन बिटवीन 2014 to 16 and 2021 to 23 the number of facing moderate to severe food insecurity went down from 52 million to 51 मिलियन। सन 2014 से 16 एवं 2021 से 23 के मध्य माध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 52 मिलियन से कम होकर 51 मिलियन हो गई। तो आपको बताना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा आपका सही है। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट। तो एग्जाम देने से पहले आप देख लीजिएगा इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चन का आंसर सही होगा वो आप टिक कीजिएगा। तो ये आप देख लीजिएगा जब ये रिपोर्ट आपका पब्लिश होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट बिटवीन 2014 to 16 and 2021 to 23 the number facing moderate to severe food insecurity went up from 368 million to 589 million। तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 में भारत की स्थिति के बारे में यही मत आपका सही है कि 2014 से 16 एवं 2021 से 23 के मध्य माध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या 368 मिलियन से बढ़कर 589 मिलियन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच work of Karl Marx the statement that the standpoint of the old materialism is civil society, the standpoint of the new is human society or social humanity is found।
कार्ल मार्क्स के किस साहित्य में यह मत व्यक्त हुआ है? पुराने भौतिकवाद का नजरिया नागरिकीय समाज है, नए का नजरिया मानव समाज एवं सामाजिक मानवता है। फर्स्ट ऑप्शन है थीसिस ऑन फ्यूरबाख और सेकंड ऑप्शन मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, थर्ड ऑप्शन है द ग्रिंडिस और फोर्थ ऑप्शन द 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्टे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स के कौन से साहित्य में यह स्टेटमेंट व्यक्त किया गया है कि पुराने भौतिकवाद का नजरिया नागरिकीय समाज और नए नजरिया मानव समाज अथवा सामाजिक मानवता है? थीसिस ऑन फ्यूरबाख में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट है थीसिस ऑन फ्यूरबाख, थीसिस ऑन फायरबाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कमेंटेड regarding peasant mobilization, one village would communicate with another and the second with third and so on, and presently whole village would empty out and all over the fields there would be men and women and children on the march to the meeting place। किसानों के सक्रियकरण के संदर्भ में यह किसका मत है कि एक गांव दूसरे गांव को सूचना देता था, दूसरा तीसरे को और इस तरह आगे सूचना जाती थी और देखते देखते पूरा गांव खाली हो जाता था और अनेक जगहों पर पुरुष महिलाएं एवं बच्चे एकत्रित हो जाते और सभा स्थल की तरफ चलना शुरू कर देते। आपका फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और फोर्थ ऑप्शन है बिपिन चंद्रा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने कहा है कि एक गांव दूसरे गांव को सूचना देता था, दूसरा तीसरे को और इस तरह आगे सूचना जाती थी और देखते देखते पूरा गांव खाली हो जाता था और अनेक जगहों पर पुरुष महिलाएं और बच्चे एकत्रित हो जाते और सभा स्थल की तरफ चलना शुरू कर देते। किसानों के सक्रियकरण के संदर्भ में ये बात जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है out of the following which is not a postulate in theory of population formed by Thomas Robert Malthus। निम्नलिखित में से कौन सी अभिधारणा थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो आपको माल्थस की बुक का नाम कई बार बताया गया था, आप कमेंट सेक्शन में उस बुक का नाम लिखिए, फेमस बुक है आपका और कई बार एग्जाम में बना भी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द फूड इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन, भोजन मानव के अस्तित्व की आवश्यक शर्त है। सेकंड ऑप्शन है द पैशन बिटवीन द सेक्सेस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, सेक्सेस स्त्री पुरुष के मध्य लालसा समाज की एक आवश्यक शर्त है। थर्ड ऑप्शन द पैशन इज नॉट द पावर टू रिप्रोड्यूस, लालसा पुनरुत्पादन की शक्ति नहीं है। फोर्थ ऑप्शन द अर्थ प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, इट्स पावर इज लिमिटेड, मानव जाति के अस्तित्व हेतु धरती निर्वाह का उत्पादन करती है, इसकी शक्ति सीमित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का इनमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेशन में भी पूछा गया था, प्रीवियस ईयर में। और तो फूड इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन है। द पैशन बिटवीन द सेक्सेस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ द सोसाइटी, ये भी है। बट द पैशन इज नॉट द पावर टू रिप्रोड्यूस, ये नहीं है। और द अर्थ प्रोड्यूस सब्सिस्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट्स पावर इज लिमिटेड, ये भी है कि मानव जाति के अस्तित्व हेतु धरती निर्वाह का उत्पादन करती, इसकी शक्ति सीमित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड द पैशन इज नॉट द पावर टू रिप्रोड्यूस, लालसा पुनरुत्पादन की शक्ति नहीं है। तो ये हिस्सा नहीं है आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जनसंख्या के सिद्धांत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु डिड यूज द टर्म इकोफेमिनिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम, निम्नलिखित विद्वानों में से किन्होंने पहली बार इकोफेमिनिज्म की अवधारणा को प्रयुक्त किया है? ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया था, क्वेश्चन कुछ और था बट एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया था, इको फेमिनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था, वहां पर आपको बताया गया था इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जॉन बीम्स, सेकंड ऑप्शन है फ्रैंकोइस डी यूवोन और थर्ड ऑप्शन है पीटर जैक्सन, फोर्थ ऑप्शन स्टुअर्ट कार ब्रिज। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो पहली बार इकोफेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंकोइस डी इयोबॉन के द्वारा दिया गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, फ्रेंकोइस डी इयोबॉन। Next question is, out of the following which mandatory presence is incorrect when we conceptualize the standard definition of ethnic group? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अनिवार्य उपस्थिति गलत है जब हम नृवंशीय समूह की मानक परिभाषा को औदधात्मक रूप देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमन डिसेंट, रियल और सपोज्ड, सामान्य वंशज, वास्तविक अथवा काल्पनिक। सेकेंड ऑप्शन सोशली रेलिवेंट, कल्चरल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामाजिक रूप से प्रासंगिक, सांस्कृतिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताएं। थर्ड ऑप्शन है डाइवर्स सेट्स ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस, प्रथागत व्यवहारों के विविधता मूलक समुच्चय। फोर्थ ऑप्शन है अ सेट ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर विद इन अ सोशल कैटेगरी, एक सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत अभिवृत्तियों एवं व्यवहारों का एक समुच्चय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कॉमन डिसेंट, रियल और सपोज्ड की जरूरत पड़ती है, सोशली रेलिवेंट, कल्चरल और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के भी, और डाइवर्स सेट ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस की नीड नहीं होता है जब हम नृवंशीय समूह की मानक परिभाषा को औदधात्मक रूप देते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, डाइवर्स सेट्स ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिसेस, प्रथागत व्यवहारों के विविधता मूलक समुच्चय। Next question is, out of the following studies in which extensive use of interview method has not been used, निम्नलिखित अध्ययनों में किसमें साक्षात्कार पद्धति का व्यापक प्रयोग नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन द पॉलिश पिजेंट्री बाय थॉमस एंड नैनिकी, सेकेंड ऑप्शन है द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी बाय अडोर्नो, थर्ड ऑप्शन द सुसाइड बाय इमाइल डर्कहाइम, और फोर्थ ऑप्शन द अमेरिकन सोल्जर बाय स्टाउफर एंड हिज एसोसिएशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित अध्ययनों में किसमें साक्षात्कार पद्धति का व्यापक प्रयोग नहीं किया गया, इंटरव्यू मेथड का प्रयोग किसमें नहीं किया गया एक्सटेंसिवली? तो आपका द पोलिश पेजेंट्री बाय थॉमस एंड नैनिकी इसमें किया गया, द अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी बाय अडोर्नो इन्होंने भी किया है आपका, बट द सुसाइड बाय इमाइल डर्कहाइम इसमें एक्सटेंसिव रूप में इंटरव्यू मेथड का प्रयोग नहीं किया गया। आपको पता है स्टैटिस्टिकल मेथड का प्रयोग किया गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, द सुसाइड बाय इमाइल डर्कहाइम। और द अमेरिकन सोल्जर बाय स्टाउफर एंड हिज एसोसिएट्स में भी व्यापक प्रयोग किया गया है आपका इंटरव्यू मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज स्टेटेड इन इंडिया whatever may be the reason and the processes, the doctrine of responsibility has been more developed than that of rights। या किसका मत है कि भारत में चाहे कोई भी कारण हो या प्रक्रियाएं, उत्तरदायित्व का सिद्धांत अधिकारों की अपेक्षा में अधिक विकसित हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए आर देसाई, सेकेंड ऑप्शन एम एस श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन डीपी मुखर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है के एल शर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में चाहे कोई भी कारण हो या प्रक्रियाएं, उत्तरदायित्व का सिद्धांत अधिकारों की अपेक्षा इसमें अधिक विकसित हुआ है, ये स्टेटमेंट है डीपी मुखर्जी का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी has stated that in India whatever may be the region and the processes, the doctrine of responsibility has been more developed than that of rights। Next question is, according to Emile Durkheim, modern advanced complex society is characterized by which feature out of the following? एमिल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक विकसित जटिल समाज से जुड़ी है? फर्स्ट ऑप्शन है रिप्रेसिव लॉ, दमनकारी कानून, सेकेंड ऑप्शन द कॉमन कॉन्साइंस, सामान्य चेतना, थर्ड ऑप्शन कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस, सहयोगात्मक अंतःनिर्भरता, और फोर्थ ऑप्शन सिंपल डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का सरल विभाजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एमाइल डर्कहाइम के अकॉर्डिंग इनमें से जो विशेषता आपका बताया गया कि आधुनिक समाज से रिलेटेड है वह आपका कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस, सहयोगात्मक अंतःनिर्भरता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, कोऑपरेटिव इंटरडिपेंडेंस, सहयोगात्मक अंतःनिर्भरता। Next question is, out of the following statement which reveals that basic difference between caste and tribe, निम्नलिखित मतों में से कौन सा जाति एवं जनजाति के मुख्य अंतर को व्यक्त करता है? फर्स्ट ऑप्शन है कास्ट इज हायरार्किकल,
while tribe is autonomous, जाति संस्तरण मूलक है जबकि जनजाति स्वायत्त शासी है। सेकंड ऑप्शन इज कास्ट इज हेरिडिटरी while tribe is नॉन हेरिडिटरी, जाति वंशानुगत है जबकि जनजाति गैर वंशानुगत है। थर्ड ऑप्शन है कास्ट इज कॉम्प्लेक्स while ट्राइब इज स्टैटिक, जाति जटिल है जबकि जनजाति स्थिर है। फोर्थ ऑप्शन है कास्ट बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन while ट्राइब्स आर रिलीजियस, जाति हिंदू धर्म से संबद्ध है जबकि जनजातियां आधार्मिक हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिया गया इनमें से कौन सा जाति एवं जनजाति के बेसिक अंतर को व्यक्त करता है? तो कास्ट इज हायरार्किकल while ट्राइब इज ऑटोनॉमस, जाति संस्तरण मूलक है जबकि जनजाति स्वायत्त शासी है। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही आपका बेसिक डिफरेंस बताता है कास्ट एंड ट्राइब के बीच में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कास्ट इज हायरार्किकल while ट्राइब इज ऑटोनॉमस, जाति संस्तरण मूलक है जबकि जनजाति क्या है? स्वायत्त शासी है। Next question is out of the following which sociologist has proposed 15 criteria of classification of social groups? निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक समूहों के वर्गीकरण हेतु 15 मानदंडों को प्रस्तावित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है थियोडर एम मिल्स, सेकेंड ऑप्शन है किंग्सले डेविस और थर्ड ऑप्शन जीसी होमन्स, फोर्थ ऑप्शन है जॉर्जेस गुरविच। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो जॉर्जेस गुरविच है इन्होंने सामाजिक समूहों के वर्गीकरण के लिए, इसके क्लासिफिकेशन के लिए 15 क्राइटेरिया को प्रस्तावित किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 जॉर्जेस गुरविच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सोशोलॉजिस्ट इज द एडिटर ऑफ मिरर्स ऑफ वायलेंस कम्युनिटीज राइट्स एंड सर्वाइवर्स इन साउथ एशिया? निम्नलिखित में से समाजशास्त्रियों में से किन्होंने मिरर्स ऑफ वायलेंस कम्युनिटीज राइट्स एंड सर्वाइवर्स इन साउथ एशिया का संपादन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बीना अग्रवाल, सेकेंड ऑप्शन है बीना दास, थर्ड ऑप्शन है नंदिनी सुंदर और फोर्थ ऑप्शन सुजाता पटेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुजाता पटेल आपकी इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट भी थी और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, आई थिंक 2016 में थी, देख लीजिएगा। और अभी करंट टाइम में कौन है इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट? मैत्रेयी चौधरी हैं। कई बार बताया गया, आप याद रखिएगा मैत्रेयी चौधरी, क्योंकि इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आपके एचटेड पीजीटी में ही पूछा गया है और आरपीएससी और जीआईसी में भी पूछा गया है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है जिन्होंने मिरर्स ऑफ वायलेंस कम्युनिटीज राइट्स एंड सर्वाइवर्स इन साउथ एशिया बुक का संपादन किया है? बीना दास ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड बीना दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फीचर इज एसोसिएटेड विद सोशियोलॉजी? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजशास्त्र के साथ संबद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन इज सोशियोलॉजी इज अ ट्रेनिंग फॉर सोशल वर्क, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य हेतु प्रशिक्षण है। सेकेंड ऑप्शन इज सोशियोलॉजी इज एन एथिकल स्टडी ऑफ व्हाट सोसाइटी ought टू बी, समाजशास्त्र समाज कैसा होना चाहिए का नैतिक अध्ययन है। थर्ड ऑप्शन इज सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। फोर्थ ऑप्शन इज सोशियोलॉजी इज अ सोशल एरिथमेटिक, समाजशास्त्र एक सामाजिक अंक गणित है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा इसमें जो विशेषता जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है समाजशास्त्र के साथ एसोसिएटेड है? सोशियोलॉजी इज अ ट्रेनिंग फॉर सोशल वर्क तो नहीं है, सोशल वर्क अलग है और सोशियोलॉजी अलग है। सोशियोलॉजी आपका थियरी वगैरह बताता है, सोशियोलॉजी बताता है और सोशल वर्क में आपका अप्लाइड फॉर्म दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका सोशियोलॉजी एथिकल स्टडी ऑफ व्हाट सोसाइटी ought टू बी। नहीं, जो सोशियोलॉजी है आपका ये नहीं बताता कि समाज कैसा होना चाहिए का नैतिक अध्ययन कतई नहीं बताता है। ये आपको बताता है व्हाट इज सोशियोलॉजी, क्या है का जिक्र करता है, बट व्हाट ought टू बी का नहीं करता कि क्या होना चाहिए का। थर्ड है आपका सोशियोलॉजी जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, ये आपका करेक्ट है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये आपका सही है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड सोशियोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम, बट सोशियोलॉजी इज अ सोशल अरिथमेटिक, ये भी आपका नहीं होगा। समाजशास्त्र एक सामाजिक अंक गणित है,
ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सोशियोलॉजी का। तो आपको ध्यान में रखना है सोशियोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये एक साइंटिफिक स्टडी है सोशल सिस्टम का। Next question is, out of the following sets of sociologists, which set has used the concept of reference group to analyze the structural process in caste mobility? समाजशास्त्रियों के निम्नलिखित समुच्चयों में से किस समुच्चय ने जातीय गतिशीलता की संरचनात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण में संदर्भ समूह की अवधारणा प्रयुक्त की है? फर्स्ट ऑप्शन है वाई बी दामले एंड ओ एम लिंच। सेकेंड ऑप्शन है लुई ड्यूमा एंड डेविड पोकॉक। थर्ड ऑप्शन बीना दास एंड जेपीएस ओबेरॉय। और फोर्थ ऑप्शन है एच आर चतुर्वेदी एंड घनश्याम शाह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें जो आपका सेट दिया गया है सोशियोलॉजिस्ट का, इनमें से किसने समुच्चय ने जातीय गतिशीलता की संरचनात्मक प्रक्रिया के विश्लेषण में संदर्भ समूह अवधारणा को प्रयुक्त किया है? किसने किया? वाई बी दामले एंड ओ एम लिंच ने किया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट वाई बी दामले एंड ओ एम लिंच। Next question is, out of the following, which class in the opinion of Karl Marx is also known as transitional class? कार्ल मार्क्स के मत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संक्रमणकालीन वर्ग के रूप में जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन स्लेव दास, सेकेंड ऑप्शन सर्फ स्वतंत्र दास, थर्ड ऑप्शन पेटी बुर्जुआइस और फोर्थ ऑप्शन प्रोलिटेरिएट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्क्स के मत में इनमें से कौन सा वर्ग जो है संक्रमणकालीन वर्ग के रूप में जाना जाता है? पेटी बुर्जुआइस को जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड पेटी बुर्जुआइस। Next question is, in the opinion of A. Walker and C. Walker, the denial or non-realization of the civil, political and social rights of citizenship can be conceptualized as? A. Walker and C. Walker के मतानुसार नागरिकता के नागरिकीय, सिविल, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के नाकार अथवा गैर प्राप्ति की स्थितियों से निर्मित अवधारणा कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन सोशल ऑपरेशन, सामाजिक दमन। सेकेंड ऑप्शन सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव। थर्ड ऑप्शन सोशल मार्जिनाइजेशन, सामाजिक हाशियाकरण। और फोर्थ ऑप्शन है सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्करण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए वॉकर एंड सी वॉकर के मतानुसार नागरिकता के नागरिकीय, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों के नाकार अथवा उनकी गैर प्राप्ति की स्थितियों से निर्मित अवधारणा सोशल एक्सक्लूजन कहलाता है, सामाजिक बहिष्करण कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक बहिष्करण। Next question is, in the year 1947, out of the following, which university was not having department sociology for teaching in India? वर्ष 1947 में निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में भारत में समाजशास्त्र विभाग पठन हेतु नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन बॉम्बे, सेकेंड ऑप्शन कलकत्ता, थर्ड ऑप्शन मद्रास और फोर्थ ऑप्शन है लखनऊ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सभी का ईयर बताया गया है जब अभी पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे रिसेंटली, आपका एचटेट पीजीटी सोशियोलॉजी का ही। तो आप बता सकते हैं किस किस ईयर में किसकी स्टडी हुआ, क्योंकि आपको बताया गया था। तो बॉम्बे में तो आपका सबसे पहले हुआ था, और तो क्या क्या हो जाएगा आपका? बम्बई में भी हो गया था, कलकत्ता में भी हो गया था, मद्रास में नहीं हुआ था और लखनऊ में भी हो गया था, जो समाजशास्त्र विभाग का पठन स्टार्ट हो गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन थर्ड मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन हिस्ट्री कल्चर इज ऑर्डिनरी, रेमंड विलियम्स प्रेजेंट्स टू एस्पेक्ट्स which a culture possesses, identify those two aspects out of the following? रेमंड विलियम्स ने एक निबंध कल्चर इज ऑर्डिनरी में उन दो पक्षों को प्रस्तुत किया जो एक संस्कृति के पास होते हैं। निम्नलिखित में से उन दो पक्षों को रेखांकित करें। फर्स्ट ऑप्शन है अननोन मीनिंग्स एंड डिफरेंस, अज्ञात अर्थ एवं विभेद। सेकेंड ऑप्शन है नोन मीनिंग्स एंड डिफरेंसेस, ज्ञात अर्थ एवं विभेद। और थर्ड ऑप्शन है अननोन मीनिंग्स एंड डायरेक्शंस, अज्ञात अर्थ एवं दिशाएं। और फोर्थ ऑप्शन है नोन मीनिंग्स एंड डायरेक्शंस, ज्ञात अर्थ एवं दिशाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया कि रेमंड विलियम्स का एक निबंध है कल्चर इन ऑर्डिनरी, इनमें दो पक्ष को इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी संस्कृति के पास होते हैं,
और वो दो पक्ष कौन से हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो नोन मीनिंग्स एंड डायरेक्शंस है, पहला पक्ष हो जाएगा नोन मीनिंग्स ज्ञात अर्थ, और दूसरा क्या हो जाएगा डायरेक्शंस दिशाएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, नोन मीनिंग्स एंड डायरेक्शंस ज्ञात अर्थ एवं दिशाएं। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेमंड विलियम्स के निबंध का नाम, तो उनके एस्से का नाम क्या है, कल्चर इज ऑर्डिनरी, ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरिंग सोशियोलॉजी स्टडीज इन सोशियोलॉजिकल थियरी एंड मेथड। निम्नलिखित समाज शास्त्रियों में से किन्होंने डिस्कवरिंग सोशियोलॉजी स्टडीज इन सोशियोलॉजिकल थियरी एंड मेथड का लेखन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है जॉन रेक्स, सेकंड ऑप्शन एल टी हॉबहाउस, थर्ड ऑप्शन चार्ल्स बूथ और फोर्थ ऑप्शन है हार्वर्ड बेकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस सोशियोलॉजिस्ट ने आपका ये बुक लिखा है, डिस्कवरिंग सोशियोलॉजी स्टडीज इन सोशियोलॉजिकल थियरी एंड मेथड? किसने लिखा है? जॉन रेक्स ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जॉन रेक्स। Next question is, who has said, I believe that sociology, more than any other science, has a contribution to make to the renewal of philosophical questions? यह किनका मत है कि अन्य किसी भी विज्ञान से अधिक समाज शास्त्र, यह मेरा विश्वास है, ने दार्शनिक प्रश्नों के नवीनीकरण को प्रस्तुत करने में योगदान दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन इमानुएल डर्कहाइम, थर्ड ऑप्शन मार्क ब्लॉक और फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने ये बात कहा है कि आई बिलीव दैट सोशियोलॉजी मोर देन एनी अदर साइंस हैज अ कंट्रीब्यूशन टू मेक टू द रिन्यूअल ऑफ फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस? ये बात इमानुएल डर्कहाइम ने कहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इमानुएल डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉम्प्लीमेंट ऑफ रोल relationships which persons have by virtue of occupying a particular status in Robert K. Merton's view is known as। रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार भूमिका संबंधों का पूरक जो व्यक्तियों के पास एक विशिष्ट परिस्थिति की प्राप्ति के आधार के द्वारा पाया जाता है कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटस सेट, परिस्थिति सेट, सेकेंड ऑप्शन स्टेटस सीक्वेंस, परिस्थिति श्रृंखला, थर्ड ऑप्शन मल्टीपल रोल्स, विविध भूमिकाएं, फोर्थ ऑप्शन है रोल सेट, भूमिका सेट। राइट आंसर क्या होगा? तो रॉबर्ट के मर्टन के अकॉर्डिंग भूमिका संबंधों का कॉम्प्लीमेंट जो व्यक्तियों के पास एक विशिष्ट परिस्थिति की प्राप्ति के आधार के द्वारा पाया जाता है, भूमिका सेट कहलाता है, रोल सेट कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, रोल सेट। Next question is, George Peter Murdoch claims on the basis of wide range of sample family as a universal social institution. This wide range of sample comprises। एक व्यापक स्तर के निष्कर्ष के आधार पर जॉर्ज पीटर मर्डॉक का दावा है कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। व्यापक स्तर का यह निष्कर्ष निर्मित होता है। फर्स्ट ऑप्शन 150 सोसाइटीज, 150 समाजों से। सेकंड ऑप्शन है 250 सोसाइटीज, 250 समाजों से। थर्ड ऑप्शन है 358 सोसाइटीज, 358 समाजों से। फोर्थ ऑप्शन है 158 सोसाइटीज, 158 समाजों से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक व्यापक स्तर के निष्कर्ष के आधार पर जॉर्ज पीटर मर्डॉक का दावा है कि परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। व्यापक स्तर पर यह निष्कर्ष आपका निर्मित होता है 250 सोसाइटीज से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, 250 सोसाइटीज, 250 समाजों से। Next question is, who has said social structure is a term applied to the particular arrangement of interrelated institutions, agencies and social patterns as well as status and roles which each person assumes in the group। यह किनका मत है कि एक पारिभाषिक शब्द के रूप में सामाजिक संरचना को अंतर संबंधित संस्थाओं के विशिष्ट क्रम, अभिकरण एवं सामाजिक प्रतिरूप, साथ ही परिस्थितियों, भूमिकाओं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति ने समूह में प्राप्त किया है के ऊपर लागू किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट के मर्टन, सेकंड ऑप्शन टैलकेट पार्सल्स, थर्ड ऑप्शन कार्ल मैनहाइम और फोर्थ ऑप्शन है AR रैडक्लिफ ब्राउन। राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो रॉबर्ट के मर्टन, टैलकेट पार्सन, कार्ल मैनहाइम, AR रैडक्लिफ ब्राउन, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में देखा अपने प्रीवियस सेशन में। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर इज अ टर्म अप्लाइड टू पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज एंड सोशल पैटर्न एज वेल एज स्टेटस एंड रोल्स व्हिच ईच पर्सन अज्यूम्स इन द ग्रुप। किसने कहा है? टैलकेट पार्सन्स ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, टैलकेट पार्सन्स। तो टैलकेट पार्सन्स का मत है कि एक पारिभाषिक शब्द के रूप में सामाजिक संरचना को अंतर संबंधित संस्थाओं के विशिष्ट क्रम, अभिकरण एवं सामाजिक पैटर्न, साथ ही परिस्थितियों एवं भूमिकाओं जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति ने समूह में प्राप्त किया है के ऊपर लागू किया जाता है। Next question is, in Constituent Assembly, out of the following members who made a plea for using the term आदिवासी to refer to tribal people, निम्नलिखित सदस्यों में से किन्होंने संविधान सभा में जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी पारिभाषिक शब्द के प्रयोग पर बल दिया? फर्स्ट ऑप्शन BR अम्बेडकर, सेकंड ऑप्शन जयपाल सिंह मुंडा, थर्ड ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, फोर्थ ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संविधान सभा में जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी पारिभाषिक शब्द के प्रयोग पर किसने बल दिया है? जयपाल सिंह मुंडा ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जयपाल सिंह मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, out of the following sociologist who has stated family is a repository of social and cultural capital through the process of socialization of its members, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का यह कथन है? परिवार सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूंजी का अपने सदस्यों के सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा संग्रह है। फर्स्ट ऑप्शन है उमा चक्रवर्ती, सेकंड ऑप्शन जर्गन हैबरमास, थर्ड ऑप्शन पियरे बोरदेव और फोर्थ ऑप्शन है रोमिला थापर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्री का यह कथन परिवार जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूंजी का अपने सदस्यों के सामाजिकरण के प्रक्रिया के द्वारा संग्रह है, पियरे बोरदेव ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, पियरे बोरदेव। Pierre Bourdieu has stated that family is repository of social and cultural capital through the process of socialization of its members. Next question is, out of the following, who is the author of a book titled The Great Transformation, The Political and Economic Origin of Our Time? निम्नलिखित में से कौन The Great Transformation, The Political and Economic Origin of Our Time शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल पोलानई, सेकंड ऑप्शन लुई अल्थ्यूजर, थर्ड ऑप्शन उपेंद्र बख्शी और फोर्थ ऑप्शन अल्रिक बेक। राइट आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आपको बताया भी गया था, 3-4 बार बता दिया गया है। किसने लिखा है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन? कार्ल पोलानई। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल पोलानई। ये बुक है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ओरिजिन ऑफ आवर टाइम। किसकी बुक का नाम है? कार्ल पोलानई का। भूलना नहीं है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच सैंक्शन हैज नॉट बीन एक्सप्रेस्ड बाय ऑकबर्न एंड निमकॉफ व्हेन दे डिस्कस प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल? निम्नलिखित में से किस अनुशास्त्री मीन सैंक्शन को ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के विवेचन में अभिव्यक्त नहीं किया है? फर्स्ट ऑप्शन फिजिकल सैंक्शन, शारीरिक भौतिक अनुशास्त्री, सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक अनुशास्त्री और थर्ड ऑप्शन है पॉलिटिकल सैंक्शंस, राजनीतिक अनुशास्त्री और फोर्थ ऑप्शन है सोशल साइकोलॉजिकल सैंक्शन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक अनुशास्त्री। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा सैंक्शन है जो ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया के विवेचन में व्यक्त नहीं किया है? तो फिजिकल सैंक्शन का किया है, इकोनॉमिक सैंक्शंस का किया है, पॉलिटिकल सैंक्शंस का नहीं किया है और सोशल साइकोलॉजिकल सैंक्शंस का भी किया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, पॉलिटिकल सैंक्शंस, राजनीतिक अनुशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट बुक्स in which book we find 2 chapters in the beginning, namely sociology as an individual pastime and sociology as a form of consciousness? निम्नलिखित महत्वपूर्ण पुस्तकों में से किस पुस्तक में हम प्रारंभ के 2 पार्ट सोशियोलॉजी एज एन इंडिविजुअल पास टाइम एंड सोशियोलॉजी
एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस शीर्षक से पाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोशोलॉजिकल इमेजिनेशन, C.W. मिल्स। सेकेंड ऑप्शन इन्विटेशन टू सोशोलॉजी, पीटर एल बर्गर। और फोर्थ ऑप्शन है द कमिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशोलॉजी, एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर। और फोर्थ ऑप्शन है व्हाट इज सोशोलॉजी, नॉर्बर्ट इलियास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा बुक है जिसमें स्टार्टिंग में दो पार्ट मिलता है, सोशोलॉजी एज एन इंडिविजुअल पास टाइम एंड सोशोलॉजी एज अ फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, किसमें मिलता है? इन्विटेशन टू सोशोलॉजी में, जो कि पीटर एल बर्गर की बुक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी, पीटर एल बर्गर। Next question is, out of the following, which criteria has not found place when the phenomenon of untouchability is defined by using three main dimensions by Ghanshyam Shah and others in Untouchability in Rural India? घनश्याम शाह एवं अन्य ने अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया में अस्पृश्यता की प्राघटना में तीन मुख्य पक्षों को सम्मिलित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष इसमें उल्लेखित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है एक्सक्लूजन, बहिष्करण। सेकंड ऑप्शन है डिप्राइवेशन, वंचन। थर्ड ऑप्शन है ह्यूमिलिएशन, सबॉर्डिनेशन, अपमान, आधुनिकीकरण। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्लॉइटेशन, शोषण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घनश्याम शाह एंड अदर्स ने अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया में अस्पृश्यता की प्राघटना में तीन मुख्य पक्ष को इंक्लूड किया, आपके एक्सक्लूजन को किया है, बहिष्करण को किया है, डिप्राइवेशन वंचन को नहीं किया है, ह्यूमिलिएशन सबॉर्डिनेशन अपमान आधुनिकीकरण को किया और एक्सप्लॉइटेशन शोषण को भी किया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पक्ष का उल्लेख नहीं किया गया? डिप्राइवेशन का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, डिप्राइवेशन वंचन। तो ये तीनों आपको याद रखना है, एक्सक्लूजन, ह्यूमिलिएशन, सबॉर्डिनेशन और एक्सप्लॉइटेशन। और किस बुक में ये जिक्र किया गया है? अनटचेबिलिटी इन रूरल इंडिया में। और ये बुक किसकी है? घनश्याम शाह एंड अदर्स की। ये बात भी आप याद रखिएगा। Next question is, out of the following which is not the attribute of finance capital? निम्नलिखित में से कौन वित्तीय पूंजी की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कैपिटल कंट्रोल्ड बाय बैंक, बैंकों द्वारा पूंजी पर नियंत्रण। सेकंड ऑप्शन कैपिटल एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों द्वारा पूंजी का नियोजन। थर्ड ऑप्शन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का केंद्रीकरण। और फोर्थ ऑप्शन डिक्लाइन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का ह्रास। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्तीय पूंजी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है? कैपिटल कंट्रोल बाय बैंक्स, बैंकों द्वारा पूंजी पर नियंत्रण है। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज, उद्योगपतियों द्वारा पूंजी का नियोजन भी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का केंद्रीकरण भी है। बट आपका डिक्लाइन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड नहीं है, एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों का ह्रास, ये वित्तीय पूंजी की विशेषता नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर, डिक्लाइन ऑफ मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच टाइपोलॉजी ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कॉम्पोजिशन हैज नॉट बीन पॉइंटेड आउट बाय हर्बर्ट स्पेंसर? निम्नलिखित में से संयोजन के स्तर के आधार पर समाज के प्रकार में कौन सा हर्बर्ट स्पेंसर ने नहीं उल्लेखित किया है? फर्स्ट ऑप्शन द सिंपल सोसाइटी, सरल समाज। सेकेंड ऑप्शन द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जटिल समाज। थर्ड ऑप्शन द कंपाउंड सोसाइटी, मिश्रित समाज। और फोर्थ ऑप्शन द डबली कंपाउंडेड सोसाइटी, द्विमिश्रित समाज। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको कई बार बताया गया, आपका 2019 में पूछा भी गया था कि हर्बर्ट स्पेंसर का यही फोर्थ टाइप, तब भी आपको बताया गया था। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने फोर क्या बताया? पहला सिंपल सोसाइटी हो जाता है, दूसरा कंपाउंड सोसाइटी हो जाता है, तीसरा डबली कंपाउंडेड सोसाइटी हो जाता है, और चौथा क्या हो जाएगा? ट्रिपली कंपाउंडेड सोसाइटी। तो क्या नहीं होगा हमारा? कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, द कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। और ये भी आपका पूछा जाता है कि समाज का दो भागों में हर्बर्ट स्पेंसर ने ही डिवाइड किया, मिलिटेंट सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। ये क्लासिफिकेशन भी पूछा जाता है, ये भी आपका किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। और ऐसे ही सेम आपका डर्कहाइम का भी बताया गया था, याद हो तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज बता ही दे रहे हैं। पहला आपका हो जाता है सिंपल सोसाइटी, दूसरा हो जाएगा सिंपल पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, तीसरा हो जाएगा मिक्स्ड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी, और चौथा क्या हो जाएगा? डबल मिक्स्ड पॉलीसेगमेंटल सोसाइटी। ये है डर्कहाइम के अकॉर्डिंग। और उन्होंने मैकेनिकल सोसाइटी और
ऑर्गेनिक सोसाइटी में भी डिवाइड किया। तो दोनों के अकॉर्डिंग दो दो टाइप से डिवाइड किया गया सोसाइटी का, और दोनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हैं, तो आपको दोनों ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डेविड हेल्ड देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड वैल्यूज बाय विच globalization for the benefits of all can be achieved. Out of the following, which concept and value is not pointed out by David Held? डेविड हेल्ड के अनुसार ऐसे कुछ अवधारणाएं या मूल्य हैं जिनके द्वारा सभी के हितों के लिए वैश्वीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा या मूल्य डेविड हेल्ड के द्वारा नहीं बताया गया है? फर्स्ट ऑप्शन द रूल्स ऑफ लॉ, कानून का शासन। सेकंड ऑप्शन है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। थर्ड ऑप्शन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक निपुणता। फोर्थ ऑप्शन है कल्चरल होमोजिनाइजेशन, सांस्कृतिक समरूपीकरण। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डेविड हेल्ड के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ अवधारणाएं या मूल्य हैं जिनके द्वारा सभी के हितों के लिए वैश्वीकरण को प्राप्त किया जा सकता है। तो वही आपको बताना है कि डेविड हेल्ड के द्वारा इनमें से कौन नहीं बताया गया है। तो द रूल्स ऑफ लॉ, कानून का शासन को बताया गया, सोशल जस्टिस को भी बताया गया, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक निपुणता को भी बताया गया। किसको नहीं बताया गया? कल्चरल होमोजिनाइजेशन को, सांस्कृतिक समरूपीकरण को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 कल्चरल होमोजिनाइजेशन, सांस्कृतिक समरूपीकरण का जो अवधारणा यो मूल्य है डेविड हेल्ड के द्वारा नहीं बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल चेंज एज यूनिवर्सल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हर्बर्ट स्पेंसर टॉक्स अबाउट विच क्लासिफिकेशन? विकास के सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा का विवेचन करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर किस वर्गीकरण का उल्लेख करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, सरल समाज एवं जटिल समाज। सेकंड ऑप्शन है एग्रेरियन सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, कृषक समाज एवं औद्योगिक समाज। थर्ड ऑप्शन है मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी, सैन्य समाज एवं औद्योगिक समाज। और फोर्थ ऑप्शन है मिलिट्री सोसाइटी एंड मॉडर्न सोसाइटी, सैन्य समाज एवं आधुनिक समाज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए अभी आपको बताया गया था मिलिटेंट सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जो आपका मिलिट्री सोसाइटी है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, इसका वर्गीकरण किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, सैन्य समाज और औद्योगिक समाज। और सैनिक समाज, जो सैन्य समाज है, ये आपको युद्धशु समाज के नाम से भी देखने को मिल सकता है हिंदी वालों को। तो आपको ध्यान में रखना, आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड मिलिट्री सोसाइटी एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। और आप बता सकते हैं सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में किसने क्लासिफाई किया है? तो हैविलैंड ने किया है, आपको बताया गया था। और चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच पैराडाइमिक शिफ्ट इज रिफ्लेक्टेड इन द आइडियाज ऑफ स्टुअर्ट हॉल अबाउट कल्चर? संस्कृति के विषय में स्टुअर्ट हॉल के विचारों में निम्नलिखित में से कौन सा पैराडाइमिक बदलाव अभिव्यक्त होता है? फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ टू कल्चर एज सिग्निफाइंग प्रैक्टिस, जीवन जीने के समग्र तरीके के रूप में संस्कृति से सिग्निफाइंग प्रैक्टिस के रूप में संस्कृति की ओर। और सेकंड ऑप्शन है फ्रॉम कल्चर एज बिलीफ सिस्टम टू कल्चर एज मटेरियल फोर्स, एक विश्वास व्यवस्था के रूप में संस्कृति से भौतिक शक्ति के रूप में संस्कृति की ओर। और थर्ड ऑप्शन है फ्रॉम कल्चर एज एम्पिरिकल एक्सप्रेसिव बिहेवियर टू कल्चर बिहेवियर एज नॉर्मेटिव, अनुभविक अभिव्यक्ति मूलक व्यवहार के रूप में संस्कृति से आदर्शात्मक व्यवहार के रूप में संस्कृति के ओर। और फोर्थ ऑप्शन फ्रॉम कल्चर एज मैन टू कल्चर एज मोर देन मैन, संस्कृति एक मानव से संस्कृति मनुष्य से अधिक की ओर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताना है आपको संस्कृति के विषय में स्टुअर्ट हॉल के विचारों में कौन सा पैराडिमिक बदलाव अभिव्यक्त करता है? तो क्या करता है? फ्रॉम कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ टू कल्चर एज सिग्निफाइंग प्रैक्टिस करता है, जीवन जीने के समग्र तरीके के रूप में संस्कृति से सिग्निफाइंग प्रैक्टिस के रूप में संस्कृति की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट फ्रॉम कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ टू कल्चर एज सिग्निफाइंग प्रैक्टिस। Next question is, out of the following sociologist who has said that religion and sports participatory and spectator can be viewed as example of conspicuous consumption?
निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने यह कहा है कि धर्म एवं खेल सहभागी एवं दर्शक को प्रदर्शन उपभोग के उदाहरणों के रूप में देखा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है आंद्रे वेतेई, सेकंड ऑप्शन घनश्याम शाह, थर्ड ऑप्शन थॉस्टिन बेबलिन और फोर्थ ऑप्शन है जोसेफ सुम्पीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस सेशन में पूछा भी गया, प्रीवियस ईयर में जब पीजीटी वगैरह का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो वहां पर आपका पूछा गया था कि कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन का उदाहरण किसने दिया है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, थर्स्टिन बेबलिन। Next question is, in the book The Untouchables, Dr. Bhimrao Ambedkar used a concept for describing defeated nomads and stray individuals who needed protection and shelter. That concept is known as। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स में पराजित घुमंतु एवं बिखरे हुए व्यक्तियों जिन्हें संरक्षण एवं आवास की आवश्यकता थी की विवेचना करते हुए एक अवधारणा प्रयुक्त किया, जिसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है एनिमल ब्रीडिंग नोमैड, पशु प्रजनन से जुड़े घुमंतु। सेकेंड ऑप्शन ब्रोकन मैन, बिखरा मनुष्य। थर्ड ऑप्शन एक्सटीरियर कास्ट, बाहरी जातियां। और फोर्थ ऑप्शन है डिफीटेड पीपल्स, पराजित लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी बुक द अनटचेबल्स में डिफीटेड नोमैड्स एंड स्ट्रे इंडिविजुअल्स जिन्हें संरक्षण एवं आवास की आवश्यकता थी, इसकी विवेचना करते हुए एक अवधारणा प्रयुक्त किया, जिसे कहा जाता है ब्रोकन मैन, बिखरा मनुष्य। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, ब्रोकन मैन, बिखरा मनुष्य। Next question is, out of the following sociologist who has framed the process role theory and has shown difference of opinion about structural role theory, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किन्होंने प्रक्रिया भूमिका सिद्धांत की रचना की है तथा संरचनात्मक भूमिका सिद्धांत के साथ मत भिन्नता को प्रस्तुत किया है? फर्स्ट ऑप्शन है रॉल्फ एच टर्नर, सेकेंड ऑप्शन रॉल्फ लिंटन, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट के मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कौन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने प्रक्रिया भूमिका सिद्धांत की रचना की है और संरचनात्मक भूमिका सिद्धांत के साथ मत भिन्नता को प्रस्तुत किया है? रॉल्फ एच टर्नर ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, रॉल्फ एच टर्नर। लास्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल साइंस बिकॉज, समाज विज्ञान में इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, इतिहास सामाजिक संगठनों के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड ऑप्शन हिस्ट्री मैटर्स टू पर्सनालिटी, इतिहास व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन है हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल प्रोसेसेस, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। फोर्थ ऑप्शन है हिस्ट्री मैटर्स टू कंट्रोवर्सीज, इतिहास विवादों के लिए महत्वपूर्ण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो समाज विज्ञान है इसमें इतिहास महत्वपूर्ण है क्योंकि हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हिस्ट्री मैटर्स टू पर्सनालिटी नहीं, हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल प्रोसेसेस यस। तो हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल साइंस बिकॉज हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल प्रोसेसेस, समाज विज्ञान जो है इतिहास में महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, हिस्ट्री मैटर्स टू सोशल प्रोसेसेस, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ होता है आपका एचटेट पीजीटी सोशियोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट। और इस सेशन की पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं @ओमराज क्लासेस टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इस सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।